नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आधुनिक भारत के इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटना या बहुत महत्वपूर्ण युद्ध प्लासी का युद्ध पढ़ाना चाहती हूँ। और उसके लिए मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि समझाऊंगी कि प्लासी का युद्ध क्यों हुआ, इसकी पृष्ठभूमि क्या बनी और बंगाल में ऐसा क्या था कि अंग्रेज सबसे पहले बंगाल में ही अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करने लगे। चलिए तो हम पहले पढ़ते हैं आज बंगाल की स्थिति क्या थी। बंगाल जो उस समय का बंगाल था वो बहुत बड़ा भूभाग था। उसमें बिहार लिखा है यहाँ पर, बंगाल में बिहार, उड़ीसा और जो आज पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं वो भी इसी में शामिल था। बंगाल बहुत उपजाऊ था, बहुत रिच था, कृषि बहुत उन्नत स्थिति में थी। जो कच्चा माल था उद्योगों के लिए वो भी काफ़ी प्रचुरता में यहाँ मिल रहा था। और अंग्रेज 1651 में अंग्रेजों की जो पहली फैक्ट्री जो थी बंगाल में आई थी 1651 में हुगली में। अंग्रेज बंगाल में सबसे पहले 1651 में हुगली में एंट्री कर चुके थे। उनकी पहली फैक्ट्री हुगली में लग चुकी थी। ये वो समय था जब भारत में शाहजहाँ का शासन था। उस समय तक अंग्रेज के पर व्यापारी थे और व्यापार पर ही अपना ध्यान देते थे। तो कोई विशेष समस्या न शासक को थी और न ही अंग्रेजों को थी। अपना काम कर रहे थे, वो अपना नवाब अपनी नवाबी कर रहे थे और ये लोग अपना व्यापार कर रहे थे। हुआ क्या कि चूँकि बंगाल जो था वो जितने भी सूबे थे, मुगल साम्राज्य के अधीन जितने भी सूबे थे, सबसे धनी और संपन्न राज्य के रूप में बंगाल को जाना जाता था। और उस पर जो एक पावरफुल जो कैप्चरिंग थी, जो पावरफुल एक प्रभुत्व था, अंग्रेज कहीं ना कहीं चाह रहे थे, वो देख रहे थे, व्यापार कर रहे थे कितना संपन्न राज्य है, यदि इस पर हम अपना अधिकार कर लें या जिस पर यदि हम इस पर अपना प्रभुत्व कर लें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा सकते हैं। 1707 ईस्वी में औरंगजेब का शासन था और औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को, मुर्शीद कुली खां उसका एक विश्वसनीय सूबेदार था, मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया, जो बाद में सूबेदार बना और वही उसने ही अपने आप को बाद में बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। दीवान और सूबेदार दो एक ऐसी पोस्ट होती थी उस समय मुगल साम्राज्य के अधीन कि कोई भी अगर सूबा होता था उसमें दो पोस्ट बहुत महत्वपूर्ण होती थी, एक दीवान की और एक सूबेदार की। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, दोनों ही अपने अपने काम के अलग अलग करते थे। होता क्या था कि दीवान जो था उसका काम राजस्व वसूली करना होता था। वो जिस भी राज्य में दीवान के पद पर होता था उस राज्य की राजस्व वसूली करने का काम दीवान के अधीन था। और सूबेदार को प्रशासनिक कार्य या गवर्नर कहते हैं जिसे हम, वो गवर्नर था, एक तरह से सूबेदार गवर्नर था, वो अपने प्रशासन का काम देखता। तो दोनों के काम अलग अलग थे, दोनों एक बॉन्डिंग के अनुसार अपने काम को करते रहते थे। तो सबसे पहले मुर्शीद कुली खां बंगाल का दीवान ही बनाया गया औरंगजेब के द्वारा, बाद में वो सूबेदार बना और उसके बाद उसने अपने आप को नवाब घोषित कर दिया। तो मैंने जैसे बताया कि औरंगजेब द्वारा मुर्शीद कुली खां को 1701 में बंगाल का दीवान बनाया गया, बाद में वो सूबेदार बना। मुर्शीद कुली खां ने भू राजस्व में बहुत सारे सुधार किए और बंगाल की स्थिति को बहुत बेहतर कर दिया। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका थी, पहले जो बंगाल की जो राजधानी थी वो ढाका में थी और ढाका से हटाकर अपने ही नाम से मुर्शिदाबाद में बना दी। वो एक योग्य और सफल शासक था। कहें कि बंगाल को उसके शासनकाल में एक उच्च शिखर पर ले जाया जा रहा था। बहुत अच्छा संपन्न राज्य था, किसान खुश थे, बहुत अच्छे से बंगाल की स्थितियाँ चल रही थीं। मुर्शीद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन शासक बना, सुजाउद्दीन के बाद सरफराज और सरफराज के बाद अलीवर्दी खां। ये क्रम है, बंगाल के जो नवाबों के क्रम आते हैं उसमें मुर्शीद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन का नाम आता है, फिर सरफराज का आता है और अलीवर्दी खां का नाम आता है। अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो सुजाउद्दीन और फराज का कोई विशेष ऐतिहासिक महत्व नहीं है, इसलिए इतिहास में इनके बारे में ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता। मुर्शीद कुली खां के बाद हमें डायरेक्ट अलीवर्दी खां पर आते हैं। अलीवर्दी खां उस समय बिहार में एक सफल व्यक्ति था, बिहार का एक व्यक्ति था। अलीवर्दी खां ने सरफराज को 1740 ईस्वी में, सरफराज खां की हत्या करके अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में 1740 में अलीवर्दी खान सरफराज की हत्या करता है और बंगाल का अगला नवाब बनता है। अलीवर्दी खां मुर्शीद कुली खां की तरह ही एक बहुत ही बेहतर कुशल शासक, प्रशासक, सैनिक सब कुछ था। उसने भी मुर्शीद कुली खां की तरह ही बंगाल को उन्नति की राह पर लेकर गया और काफ़ी अच्छी तरह बंगाल को संभाला। उस समय फ्रेंच
फ्रांसीसी कंपनियां और अंग्रेज दोनों ही बंगाल में व्यापार कर रही थी और दोनों पर ही अपना कठोर नियंत्रण बनाए रखा। किसी भी स्थिति को उसने परिस्थितियों को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया कि उनका जो है अंग्रेजों के साथ कुछ संघर्ष की स्थिति आई। अंग्रेजों को काफ़ी नियंत्रण में रखा और अपनी मजबूत शासक के रूप में बंगाल में काम करते रहा। तो अलीवर्दी खां बहुत कुशलता से बंगाल की नवाबी में करता रहा। अलीवर्दी खां के कोई पुत्र नहीं था। दरअसल अलीवर्दी खां की 3 बेटियां ही थीं, उससे कोई पुत्र नहीं था। 3 बेटियां थीं अलीवर्दी खां की, और पहली बेटी जो थी घसीटी बेगम, यहाँ पर लिखा हुआ होगा घसीटी बेगम, पहली सबसे बड़ी बेटी अलीवर्दी खां की घसीटी बेगम थी, जो निसंतान थी, उसकी कोई औलाद नहीं थी। 2 बेटियां थीं, दोनों के एक एक पुत्र थे। दूसरी और तीसरी बेटी के एक एक पुत्र थे। एक का नाम था शौकत जंग और एक का नाम था सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खां को सिराजुद्दौला से विशेष लगाव था, विशेष प्रेम था, तो अपने जीवन काल में ही अलीवर्दी खां ने सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। उसने कहा था कि मेरे मरने के बाद यदि बंगाल का कोई नया शासक होगा तो वो सिराजुद्दौला होगा। अलीवर्दी खां एक बहुत ही मजबूत शासक था। उसने अंग्रेजों पर अपना कठोर नियंत्रण रखा, फ्रांसीसीज को भी रोके रखा। उस समय फ्रांसीस और अंग्रेज दोनों ही अपनी किलेबंदी करना चाहते थे, लेकिन अलीवर्दी खां ने उन्हें साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा तुम व्यापारी लोग हो, तुम्हें किलेबंदी की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी जो सुरक्षा है वो मेरा राज्य करेगा, मैं यहाँ का शासक हूँ, मैं नवाब हूँ, तुम लोगों को किलेबंदी की क्या ज़रूरत है। तो उस समय उसने कठोर नियंत्रण रख के और उन पर अपना प्रभुत्व जमाए रखा। अंग्रेजों की सत्ता को बढ़ने नहीं दिया, फ्रांसीसी की सत्ता को बढ़ने नहीं दिया, और अपने नवाबी का एक जो दमदार उसमें मजबूत शासक के गुण थे उनको जाहिर रखे रखा। अपनी कोई कमजोरी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को नहीं दी। वो खुद कहता था, अलीवर्दी खां का खुद का भी ये कहना था कि यूरोपीय ऐसे व्यक्ति, यूरोपियों की जो तुलना है उसने ऐसी मधुमक्खी से की थी कि यूरोपीय मधुमक्खी के समान है कि यदि उन्हें छेड़ा ना जाए तो वो शहद देंगी, यदि उन्हें छेड़ा ना जाए तो वो शहद देंगी, लेकिन यदि उन्हें छेड़ा जाए, उन्हें उकसाया जाए तो वो काट काट कर मार डालेंगी। यही स्थिति, यही कारण था कि अलीवर्दी खां ने कभी भी अंग्रेजों के साथ कोई ऐसी कटुता या ऐसे संबंध खराब नहीं होने दिए, या ऐसा स्थितियां नहीं पैदा होने दी कि उनके बीच कोई मतभेद हो या कोई लड़ाई की स्थिति आगे आए। रोके रखा, अपनी नियंत्रण पर लगाए रखा। अंग्रेज भी अपनी सीमा में काम करते रहे। अप्रैल 1756 को अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है और उसकी इच्छा के अनुसार, जैसे कि उसने अपनी जीवन काल में ही बता दिया था कि मेरा उत्तराधिकारी मेरा बेटा, मेरी पुत्री का बेटा सिराज होगा, तो सिराजुद्दौला को अप्रैल 1756 में ही नवाब बना दिया गया। अब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठते ही इतना आसान नहीं था उसके लिए शासन करना, क्योंकि वो अपने नाना की तरह इतना कुशल शासक भी नहीं था, सैनिक योग्यताएं भी नहीं थी, और बहुत सारी चीज़ें थी जो उसे परेशान कर रही थी। क्या चीज़ें थी आइए देखते हैं। जब वो नवाब बना तो उसके 3 प्रतिद्वंदी सामने आए जो अपना अधिकार समझते थे कि गद्दी पर हमारा अधिकार होना चाहिए, हम भी तो उसी इतने ही रिश्तेदार हैं, हम भी तो उतने ही योग्य हैं, हमें क्यों नहीं शासन दिया गया। पहला नाम आता है शौकत जंग का। शौकत जंग जो उसका चचेरा भाई था और पूर्णिया का नवाब था, वो भी अपने आप को गद्दी का एक दावेदार मानता था कि मैं भी कुशल हूँ, मुझे गद्दी मिलनी चाहिए थी। दूसरा मीर जाफ़र जो कि उसका सेनापति था। ये एक ऐसा व्यक्ति था जो रात दिन यही सपने देखता था कि मैं कब बंगाल का नवाब बनूंगा और मैं कब बंगाल की सत्ता पर काबिज होऊंगा। उसके सपनों में तो बंगाल की गद्दी ही रहती थी। एक ये व्यक्ति था। तीसरी थी घसीटी बेगम, जो कि मैंने बताया कि वो अलीवर्दी खां की सबसे बड़ी पुत्री थी। कोई पुत्र नहीं था, कोई औलाद ही नहीं थी उनके यहाँ। वो खुद भी इसके खिलाफ षड्यंत्र में लगी रहती थी, सिराजुद्दौला से चिढ़ती थी, वो भी सिराजुद्दौला के षड्यंत्र को हटाने के षड्यंत्र में लगी रहती थी। तीनों लोगों के षड्यंत्र चलते रहते थे। सिराजुद्दौला परेशान था, कैसे शासन करे तो करे कैसे शासन। घर के ही लोग उसे शासन नहीं करने दे रहे थे, घर के लोग भी उसे नवाब नहीं बनने दे रहे थे। उसके अलावा घर के लोगों की से देख ही रहा था, परेशानी कर ही रहे थे, दरबारी परेशान कर ही रहे थे, बंगाल के अमीर उसे परेशान कर ही रहे थे। इससे उसका फ़ायदा उठाकर अंग्रेज भी अपनी कुछ कुटिल हरकतें करने लगे, कुटिल चालें चलने लगे। अंग्रेजों ने दस्तक का दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दिया। दस्तक का दुरुपयोग क्या है, दस्तक क्या है, पहले दस्तक को समझ लेते हैं। दरअसल 1717 में जो मुगल सम्राट फर्रुखशियर था, उसने अंग्रेजों को एक स्वीकृति पत्र दे दिया था। स्वीकृति पत्र क्या था कि अंग्रेज बंगाल में बिना टैक्स दिए, बिना शुल्क दिए व्यापार, अंग्रेजी कंपनियां व्यापार कर सकती थी। उसे ही दस्तक कहा गया। जो मुगल शासक
फर्रुखशुरी ने जिस पर साइन करके उन्हें पेपर दिया था कि आप फ्री हैं, 3,000 रुपये सालाना वो वहाँ पर देते थे, फर्रुखशुरी को देते थे, और दस्तक प्राप्त कर लिया था चुंगी मुक्त व्यापार पत्र, चुंगी मुक्त व्यापार पत्र। उसका दुरुपयोग अंग्रेज कर ही रहे थे, कंपनी को दिया गया था, कर्मचारी व्यापार कर रहे थे, भड़का रहे थे, जो देसी व्यापारी थे उन्हें भड़का रहे थे कि तुम भी क्यों वर्क करते हो, उन्हें भी नए नए तरीके से उलझा रहे थे। फोर्ट विलियम की किलेबंदी, दूसरा था फोर्ट विलियम की किलेबंदी। फोर्ट विलियम की किलेबंदी का जो कलकत्ता में अंग्रेजों का जो किला था उसकी किलेबंदी उन्होंने फिर स्टार्ट कर दी। हुआ क्या कि उस समय यूरोप में एक सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ने की आशंका थी। सप्तवर्षीय युद्ध होने वाला था जिसमें कि अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के आमने सामने थे। फ्रांसीसी और अंग्रेज एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में थे और उन्हें यह डर था कि यदि ये सप्तवर्षीय युद्ध होता है तो जहाँ भी ये दोनों कंपनियाँ, जिन भी देशों में ये दोनों कंपनियाँ व्यापार कर रही हैं, वहाँ भी संघर्ष की स्थितियाँ अवश्य होंगी। तो वो दोनों ही अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे थे, अपनी सुरक्षा की दृष्टि से अपने किलों की किलेबंदी कर रहे थे। नवाब को इस बात से भी गुस्सा आया कि आपने बिना परमिशन के, एक व्यापारी होते हुए, आप मेरे राज्य में रहते हुए इस तरह किलेबंदी कैसे कर सकते हैं, कैसे किला बना सकते हैं। उसके लिए भी नवाब उनसे खुश नहीं था। नवाब के खिलाफ षड्यंत्र भी लोग कर रहे थे। तीसरा कारण था उनके नवाब के खिलाफ षड्यंत्र। उसे मालूम था कि नवाब के जो प्रतिद्वंदी हैं नवाब को पसंद नहीं करते हैं। नवाब के खुद घर में ऐसे लोग हैं जो उसे नवाब बनकर देखना चाहते ही नहीं हैं। उन लोगों के साथ मिलकर भी अंग्रेज नए नए षड्यंत्र रच रहे थे कि किस तरह नवाब को हटाया जाए। चौथा कारण था सिराज को नवाब ना मानना। दरअसल अंग्रेज सिराज को नवाब मानते भी नहीं थे, इसीलिए वो उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते थे। जब वो किलेबंदी करने से मना करा था उसकी बात को ज़्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि उसे नवाब ही नहीं मानते थे। और इस राज को भी इससे बड़ा परेशानी होती थी कि वो, मैं एक नवाब हूँ, मेरी की इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं, मेरी चीज़ों को नहीं मानते हैं। क्योंकि जब सिराज जो तब उसका सिंहासन पर बैठा, जब उसका राज्यारोहण हुआ तो एक परंपरा थी, बंगाल में एक प्राचीन परंपरा थी कि जब भी कोई नया नवाब बनता था तो उस नवाब के अधीन जितने भी विदेशी व्यक्ति व्यापार कर रहे होते थे, जितने भी विदेशी लोग थे, जो राजा थे या जो अमीर लोग थे, वो उस दिन उसके दरबार में उपस्थित होते थे और उसको गिफ्ट देते थे। उनकी गिफ्ट में उनका जो उपहार था, सम्मान था, उसमें उनकी स्वीकृति होती थी कि हम आपको नया नवाब स्वीकार करते हैं। सब लोग आए थे लेकिन अंग्रेजों की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि उस समय दरबार में शामिल नहीं हुआ था। इस बात से भी सिराजुद्दौला काफ़ी चिढ़ा हुआ था अंग्रेजों से। उसे मालूम था कि जो ये अंग्रेज हैं वो उसके खिलाफ षड्यंत्र की स्थितियां बना रहे हैं और उसे नवाब मानने के लिए तैयार नहीं है। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था कि सिराजुद्दौला की मन में जो थी कटुता अंग्रेजों के विरुद्ध आ गई थी। उसने किलेबंदी करने से अंग्रेजों को रोका। उसने मना किया कि आप किलेबंदी नहीं कर सकते, मेरी इच्छा के बिना मेरे राज्य में आप किलेबंदी नहीं कर सकते। लेकिन अंग्रेजों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपना काम करते रहे। इससे सिराज को भी बहुत गुस्सा आया और उसने क्या किया कि 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने, जो उनका फोर्ट विलियम था जिसकी वो किलेबंदी कर रहे थे, 20 जून की रात को उस पर आक्रमण किया और सारे अंग्रेज कुछ भाग गए, कुछ को पकड़ लिया और फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। अब फोर्ट विलियम पर नवाब सिराजुद्दौला का कब्जा हो गया। उसी कब्जे के दौरान क्या हुआ कि घटना घटित हो गई। जब नवाब सिराजुद्दौला ने बहुत सारे अंग्रेजों को पकड़ लिया, जिसमें अंग्रेज अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनके परिवार के लोग भी क्योंकि इसमें रहते थे, महिलाएं थीं, बच्चे थीं, सबको इकट्ठा करके एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। कहा जाता है कि 18x14 का एक कमरा था जिसके अंदर सभी को बंद कर दिया। गर्मी का महीना था, देख रहे हैं आप लोग, जून था, गर्मी का महीना था। जब सुबह को उन्हें खोला गया, जब उस कमरे को खोला गया तो उस समय उस कमरे में 1 से 46 लोगों को बंद किया गया था, 146 लोगों को बंद किया गया था और सुबह मात्र 23 ही जिंदा बचे थे। 143 में से केवल 23 लोग ही जीवित बचे थे। 123 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 123 लोगों की मृत्यु हो गई थी। हालवेल एक अंग्रेज अधिकारी था जो कि उस समय फोर्ट विलियम में ही था। वो भी उस काल कोठरी की घटना का चश्मदीद व्यक्ति था और
उसने ही इस घटना की जानकारी मद्रास में जो रॉबर्ट क्लाइव था उसको दी थी। ये चलिए बताते हैं इसके क्या हुआ था। इससे पहले जो कालकोठरी घटना हुई वो होने के बाद, कलकत्ता पर अधिकार होने के बाद सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को जो था, कलकत्ता को मानिकचंद एक धनी व्यक्ति था, एक राजा का, नवाब का विश्वसनीय था, उसको सौंपकर वो वापस लोग आ गए और होलवेल ने इसकी जानकारी मद्रास के अधिकारी जो रॉबर्ट क्लाइव था उसको दी। रॉबर्ट क्लाइव को बहुत गुस्सा आया, हमारे किले पर अधिकार कर लिया नवाब ने। अब वो परेशान और उसने शुरू किया मौका ढूंढना कि अब हम नवाब से इस बात का बदला लेंगे, पर इससे पहले हमें अपने किले को वापस लेना होगा। और जनवरी 1757, देखिए ये जो घटना हुई थी किले पर वो हुई थी 20 जून 1756 को, और उसके लगभग 6 महीने बाद 1757 में, जनवरी 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने सेना ने, जिसमें लगभग 1000 सैनिक थे, लगभग 1000 सैनिक, 1757 में क्लाइव ने कलकत्ता पर अपना कब्जा कर लिया। और जब कलकत्ता पर कब्जा हो गया तो नवाब को भी एक डर सताने लगा कि अभी तो मेरे प्रतिद्वंदी भी मुझे नवाब मानने के लिए तैयार नहीं है, और स्थितियाँ ऐसी पैदा हो गई कि उसे मजबूरी में अंग्रेजों के साथ एक संधि करनी पड़ी। उनकी कलकत्ता पे कब्जा करने के बाद अलीनगर में 9 फरवरी 1757 को अंग्रेज़ों और नवाब सिराजुद्दौला के बीच एक संधि हुई, जिसमें ये मान लिया गया कि जो है वो अपनी किलेबंदी कर सकते हैं। नवाब ने उन्हें, अंग्रेजों को उनकी किलेबंदी करने के लिए और कलकत्ता पर जितना भी उन्होंने धन लूटा था वो वापस करने के मान गया, और उससे भी अंग्रेज़ों से भी ये कहा कि आप भी मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं करोगे और मेरी किसी बात में हस्तक्षेप नहीं करोगे। दोनों के अपने अपने मुद्दों पर 9 फरवरी 1757 में को अलीनगर की संधि हो गई। अलीनगर की संधि के बाद अंग्रेज खुश नहीं थे। अंग्रेज कहीं ना कहीं चाहते थे कि अब नवाब बदलना होगा, अगर ये नवाब को नहीं बदला तो ये हमें कुछ ना कुछ टांग हमारे काम में अड़ाता रहेगा और हमें व्यापार करने में परेशान करेगा। अब उन्हें लगने लगा कि इस नवाब को हटाना ही चाहिए। इसके लिए रॉबर्ट क्लाइव, चूँकि बहुत ही चालाक व्यक्ति था, उसको मालूम था कि नवाब के पास एक बहुत अच्छी सेना है, बड़ी सेना है, और हमारे पास अभी इतनी बड़ी सेना नहीं है। अगर हमें कोई युद्ध जीतना है नवाब के खिलाफ तो हमें अपनी सेना को मजबूत करना होगा। इसके लिए उसने ब्रिटिश जो अपने अधिकारी थे वहाँ पर, ब्रिटेन में जो अपने अधिकारी थे लंदन में, उनको भी कई बार पत्र लिखा था कि हम भारत में युद्ध लड़ना चाहते हैं और हमें सेना दी जाए, लेकिन वहाँ से कोई जवाब इतनी जल्दी नहीं आ पा रहा था। क्लाइव ने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूँ जिससे मैं नवाब को किसी चालाकी से हरा दूँ। उसे मालूम था कि वैसे मैं सीधे तौर पर इस नवाब को नहीं हरा पाऊँगा, तो उसने अपने गुप्तचर लगाए और ये पता करवाया कि ये पता करो कि नवाब के ऐसा कौन व्यक्ति है जो नवाब का खास हो और जो नवाब से गद्दारी करने के लिए तैयार हो जाए, जो धर्म के लालच में हमारे साथ मिल सकता हो। गुप्तचरों ने काफ़ी सूचना इकट्ठी करी और नवाब को एक ऐसे व्यक्ति का नाम दे दिया जो कि रात दिन नवाब बनने के सपने देखता है बंगाल के, और वो गद्दारी करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और वो था, आपको मालूम है, मीर जाफ़र। मीर जाफ़र को उन्होंने चुना और क्लाइव ने मीर जाफ़र को पत्र लिखा और अपने साथ एक गुप्त समझौते से बंगाल के धनी लोगों को और मीर जाफ़र को अपने साथ मिला लिया और एक षड्यंत्र करने लगे कि किस तरह इस नवाब को हटाकर गद्दी मीर जाफ़र को दी जाएगी और बंगाल के नवाब को हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। मीर जाफ़र को चाहिए ही था क्या, वो तो यही सपने देख रहा था कि कब मैं बंगाल का नवाब बनूं, कब बंगाल की गद्दी पर बैठूं। उसे तो मनमानी मिलनी वस्तु मिल ही रही थी, वो अंग्रेजों के साथ क्यों नहीं जाता, और वो साथ जाने के लिए तैयार हो गया। और अब प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि पूरी तरह से तैयार हो चुकी। अंग्रेज कोई मौका ढूंढ रहे थे कि क्या मौका ढूंढा जाए और सिराजुद्दौला पर आक्रमण करके उसको हटाकर, नवाब को उसकी सत्ता से हटाकर बंगाल पर अपना अधिकार कर लें और मीर जाफ़र को एक कठपुतली शासक बना के शासक खुद बन जाएंगे। और यही आने वाले समय में हुआ भी, और इसी घटनाक्रम से एक नए युद्ध की शुरुआत होती है जिसे कहा जाता है प्लासी का युद्ध। मैंने वो आपको स्थितियां बता दी जो प्लासी के युद्ध के पहले की स्थितियां थी जो चल रही थी। अब होने वाला है प्लासी का युद्ध, और अगले वीडियो में मैं आपको वही बढ़ाऊंगी, और इसलिए मेरे आपसे है कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पूरा युद्ध समझ में आएगा, सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। और सब प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।